आदाब, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। M3 में बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की और किस तरीके से इसने कई पुराने समीकरणों को तोड़ दिया है, इस पर हम बात करेंगे। कई नई कहानियां भी लिखी गई हैं इन विधानसभा चुनाव में, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस सब के बीच बात होगी बिहार के मुसलमानों की कि इस बार उन्होंने किसे चुना। क्या मुस्लिम वोटर्स नई दिशा में गया? जो मुस्लिम वोटर्स थे वहाँ के, वो क्या उन्होंने एक नई सिमत पकड़ी, नई दिशा में वो गए, या फिर वही पुराने राजनीतिक ठिकानों पर वो टिका रहा? क्या AIMIM की पकड़ और मजबूत हुई और क्या RJD और कांग्रेस को मुस्लिम वोटर्स की बेरुखी का सामना करना पड़ा या उन्हें महंगी पड़ी? और इस सब के बीच ये भी सवाल है कि क्या BJP और JDU गठबंधन ने भी अल्पसंख्यक समाज तक पहुँच बनाने में नई रणनीति अपनाई और वो क्या कामयाब हुए? इस पर हम चर्चा करेंगे। और आज की इस बहस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी अहमियत क्या कम हो रही है, और अगर अहमियत कम हो रही है तो उसकी असल वजूहात क्या हैं। इस मसले पर बात करेंगे। कई खास मेहमान जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं इनका तारुफ आपके साथ करा दूँ। हमारे साथ कांग्रेस से नदीम अंसारी साहब हैं, इनके अलावा कुमकुम राज भारद्वाज जी हैं हमारे साथ, BJP से आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मनोज लाल दास जी हैं JDU से, आपका भी इस्तकबाल है। और कुछ ही देर के बाद डॉक्टर खालिद रजा खान साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। और पहला सवाल नदीम अंसारी साहब आप ही से कि किस तरीके से देखिए ये रिजल्ट्स आ गए, तमाम लोगों ने रिजल्ट्स को देखा, हर तरह की प्रतिक्रियाएँ आई, तमाम रिएक्शंस आए। कुछ लोग इन्हें मतलब जो है हाथों हाथ ले रहे थे, कुछ लोग सवाल उठा रहे थे। जयराम रमेश ने भी आज जो है वो एक ट्वीट किया और वो एक बार फिर से वही वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। बहरहाल तमाम बातें चल रही हैं, मगर इस दरमियान जो बिहार का मुस्लिम वोटर था, जो मुस्लिम वोटर्स थे, उनका रोल आप किस तरीके से देखते हैं? और क्या मुस्लिम मतदाताओं की जो अहमियत है, चुनावी अहमियत, सियासी अहमियत, क्या वो कमज़ोर नज़र आई आपको? देखिए, बिल्कुल अगर मुसलमानों की सियासी अहमियत की बात कीजिएगा तो जिस तरीके से कमजोर किया करने की कोशिश हो रही है, वो कहीं ना कहीं वो कोशिश कामयाब दिखती है। और कहीं ना कहीं उनकी क़यादत में ये चीज नजर आ रहा है। पिछली बार से इस बार हम लोग कम हुए हैं। अभी इस बार 11 ही मुस्लिम जीत करके आए हैं, 5 MIM से, 3 RJD से, 2 कांग्रेस से, 1 JDU से। तो ओवरऑल जो बिहार की सियासत, अगर सिर्फ मुसलमानों की आप बात करें, बाकी चीजों को, वोट चोरी और वोट कैसे आए और कहां से चुनावी प्रक्रिया क्या रही, उसको अगर हम लोग दरकिनार भी कर दें तो सिर्फ ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं से इस बात के तरफ इशारा बिल्कुल जा रहा है कि मुसलमानों की अहमियत कम करने की जो भरपूर कोशिश हो रही थी, उसमें वो ताकतें जो कमजोर करना चाह रही हैं या चाह रही थी, उनको कहीं ना कहीं कुछ कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। जिसका वजह ये भी आप देखेंगे कि मुसलमानों में कुछ वोटों का बिखराव भी होता चला जा रहा है। और जिस तरीके से एक पार्टी अपने यहाँ कभी भी मुसलमानों को टिकट तक नहीं देती है और उनके सहयोगी जो लोग हैं वो भी नाम निहाद के 2-4 को देकर के कम से कम इस बार के चुनाव में तो वो छोड़ देते हैं, तो दूसरी तरफ मुसलमानों के पास ये एक तरफ जाने का एक मौका है कि वो अपनी क़यादत को कहीं ना कहीं मजबूत करें। और एक हिस्सा आप अगर देखिए, हम इसको पॉलिटिकल नजरिए से बाद में देखेंगे, पहले कौम के नजरिए से, मिल्लत के नजरिए से इसकी बात अगर करें तो मिल्लत ये बिल्कुल इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो चाह रहा है कि हमारी क़यादत हमारे लोग करें, हमारे बीच से कोई निकल के आए और हमारी क़यादत करे। जिस तरीके से बाकी जातियों में, हर छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, उनके जातियों का एक नेता है, उनको उस जाति के नेता के तौर पे देखे जाते हैं। लेकिन अगर बिहार में अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, तो अगर हम बात करें कि मुसलमानों का रहनुमा कौन किसी भी पार्टी में, तो ये एक बहुत बड़ा टफ सवाल आ जाता है। और इसका जवाब देना मैं हूं या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, मुश्किल हो जाता है, देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारी क़यादत आखिर कौन कर रहा है। अब इसका एक और पहलू ये है कि इन पूरे चीजों के लिए कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी आयद करने से पहले हमको आईने में अपने आप को रखना पड़ेगा कि हम मुसलमान या हम जो लीडरान मुसलमानों की क़यादत की हामी भरते या कोशिश करते हैं, तो हम लोग कहां तक इसमें अपने आप को ईमानदार होकर के, बिल्कुल पार्शियल नहीं होकर के, बिल्कुल सिर्फ एक जगह पर अपने आप को अगर फोकस करके हम देखें, तो कहीं ना कहीं हम सबको इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं गलती
हमारे खुद के अंदर भी है, जिस वजह से आज मुसलमानों का ये हाल हो रहा है। ठीक तो है। इसके लिए कौम को, कौम के रहनुमा को, हमारे आप जैसे लोगों को ठीक है। इसके ऊपर एक सोचने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। और मनोज लाल दास जी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, जेडीयू की तरफ भी उन्होंने इशारा किया है और कहा है कि एक ऐसी पार्टी जो टिकट नहीं देती, उसकी जो सहयोगी है वो भी नाम निहाद लोगों को टिकट देती है। शायद 4 टिकट मुसलमानों को दिए थे, एक ही जीत पाया उसमें। अब ये जिताने की जिम्मेदारी तो फिर कम्युनिटी की थी जो 4 लोगों को टिकट दिया था। क्योंकि अब जब मिनिस्टर्स बनेंगे तो अब एक जीता है तो एक कोई मिनिस्ट्री मिलेगी। अगर 2 जीतते तो शायद 2 का नंबर आ जाता, या 4 जीतते तो शायद उनमें से 2 का नंबर आ जाता। तो अब एक ही वजीर बनेगा। और यही शिकायत तेलंगाना में मुसलमानों को रही है रेवंत रेड्डी हुकूमत से कि हमारा वजीर क्यों नहीं बना, हमारी कम्युनिटी से वजीर क्यों नहीं बना, जबकि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता था। एक भी उम्मीदवार मुस्लिम नहीं जीत पाया था। हाँ, ये सवाल उठता है कि भाई आप एमएलसी बना करके जो है वो वजीर बना सकते थे। फिर वैसा उन्होंने किया है, अजहरुद्दीन साहब को जो है वो वजीर बनाया। अब मेरा सवाल ये है कि टिकट एक तो कम दिए गए, तो एक तो सवाल लोग पूछते हैं ये कि भाई ये किस वजह से ऐसा हुआ कि सिर्फ 4 टिकट दिए इस बार, पहले के मुकाबले भी टिकट कम कर दिए गए। और दूसरा, जो मुस्लिम सियासत है और मुस्लिम मतदाता हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, क्या उनका मतलब जो है उनकी अहमियत अब सियासत में वो कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और वो कमज़ोर हुई है। मुसलमानों को, देश के मुसलमानों की अगर चर्चा करेंगे तो काफी दिनों तक देश के मुसलमान कांग्रेस के पीछे रहे थे। जी। 1989 के आसपास अगर आप आएंगे, 77 में थोड़ी सी इसमें गिरावट आई। 1989 के बाद से मुसलमान एकजुट नहीं हो पाए राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार में लालू प्रसाद यादव के लिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के लिए, और वो किसी न किसी के इशारे पर रहा करते थे जी कि जामा मस्जिद से फतवा चलेगा तो इसको देखें। लेकिन जब 2006 में 5 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने जी, तो ये टूटा। 2005 में उतनी बड़ी संख्या में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत अच्छे खासे मुस्लिम का वोट नीतीश कुमार जी को मिला। नतीजा हुआ कि एनडीए सरकार बनाई जी। 2010 में मुस्लिमों का पूरा वोट, मैंने उसको मैं कहूं कि 70%, 60%, 80% वोटिंग का ये पूरे ढंग से एनडीए को मिला। और जो हाल अभी आप देख रहे हैं, हाँ। लगभग उसी हाल पर एनडीए पहुंच गया था। जिसे मुस्लिम के रहनुमा मानते थे वो 20-22 की 24 सीट पर अटक गए जी। एक गलती इसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी से राजनीतिक भूल हुई जी कि 2015 में वो महागठबंधन के साथ, राजद के साथ चुनाव लड़े थे और फिर वो वहां से निकले थे, तो मुस्लिमों में गुस्सा नीतीश कुमार जी के साथ हुआ और 2020 में उतनी संख्या जो हमारे मुस्लिम उम्मीदवार खड़े थे, हाँ। उसी गुस्से के शिकार हुए और वो चुनाव हार गए। सही। फिर चलते रहा। 2025 का जो खेला हुआ ना, ये बहुत बुरी तरह से हमारे विचार से कि प्रभावित किया है इस बार बिहार के राजनीति। ठीक है। जो कांग्रेस के महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे उन सभी को इसीलिए मुस्लिमों ने इस बार दिखाने का काम किया, जो मैं समझता हूँ ठीक कि जब एक साथ ये लोग बैठे हाँ। तो उप मुख्यमंत्री का घोषणा देश में पहली बार किसी पार्टी के द्वारा किया गया और वो भी जिनकी संख्या 2% थी, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा किया। ये कह रहे हैं टर्निंग पॉइंट था, ये कह रहे हैं आप टर्निंग पॉइंट था मुस्लिम पॉलिटिक्स के एंगल से।
ठीक है, मैं आऊंगा सर, बहुत सारी इसकी बारीकियां हैं, इस पूरे मामले की बहुत सारी बारीकियां मैं वापस समझूंगा आपसे। कुमकुम राज भारद्वाज जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी से। और मैडम, ज़्यादातर इल्ज़ाम ये लगता है, तमाम अपोजिशन पार्टियां ये लगाती हैं और मुस्लिम तबके के बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि बीजेपी आजकल वो थोड़ा सा दूरी बना रही है मुसलमानों से और उनको टिकट नहीं देती। और जब टिकट नहीं देती, जब कोई उम्मीदवार ही मैदान में नहीं होगा तो वो जीतेगा कहाँ से? जब कोई जीत करके नहीं आएगा तो फिर वो हुकूमत का हिस्सा कैसे बनेगा? तो सीधा इल्ज़ाम वो बीजेपी के ऊपर लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम सियासत को, मुस्लिम पॉलिटिक्स को, मुस्लिम नुमाइंदगी को कमज़ोर करने का काम कर रही है। क्या जवाब देंगे? जो लोग इल्जाम लगाते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, हाँ। उनको समझने की जरूरत है कि जो लोग पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए तो उन्होंने MY का जो समीकरण रखा था, वो सब हमने देखा और सुना कि M और Y का मतलब क्या था। तो क्लेम उनकी तरफ से कि हम आपके लिए बेहतरी कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं है आपके लिए। जबकि अगर मैं अपने पार्टी की बात करूं तो जो भी योजनाएं आती हैं, पहले मैं योजनाओं पे बात करूंगी। क्या हमने कोई बाइफरकेशन किया है कि हम मुसलमान को नहीं देंगे, हम सिर्फ हिंदू को देंगे? आपका PDS स्कीम है, हमने सबों को दिया। हमारा जो उज्ज्वला योजना था, आयुष्मान भारत है, श्रमिक योजना है, 10,000 रुपये की बात है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कभी भी हमने उनको ये नहीं कहा कि उनको नहीं देना है। हमने सबको बराबर एक नजर से देखा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आप समझिए कि देश में हमने राष्ट्रपति, अल्पसंख्यक समुदाय से राष्ट्रपति दिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो ठीक है मैडम, बिल्कुल जिन्होंने- ठीक है, नहीं, उससे एक तो मिनट, सब एग्री लेट करते हैं। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं, सुनिए की आप, शक्ल में सुनिए वो आप, आए, और भी agree उनको करेंगे। बनाया। मगर सवाल ये है कि जब कहीं चुनाव होते हैं विधानसभा के या लोकसभा के, तो वो मुस्लिम समाज की ये शिकायत है कि उनको टिकट नहीं दिए जाते। अब सुनिए योजनाएं पहले, अपनी जगह है, आपकी योजनाएं तो अपनी शिकायत- जगह है। आपकी शिकायत अगर सिर्फ खामियां देखने के लिए, जो कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जब मतलब अपनी तरफ जब आप देखेंगे तब समझ में आता है कि क्या है। आज के समय में हम बिहार की भूमि पे बैठ करके मैं बात कर रही हूँ। आरिफ मोहम्मद खान सर, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, हमने उनको बिहार का गवर्नर बनाया। इसके पहले उनको हमने केरला का गवर्नर बनाया। जब वो कांग्रेस छोड़ करके आए थे, कौन से मुद्दे पे आपको पता है? साहबानों के मुद्दे पे वो कांग्रेस मैं के सवाल साथ पूछ रहा हूँ टिकट देने का, आप मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप टिकट देने का, आप मुझे बता रही हैं कि किसको राज्यपाल बनाया। तो आप जो है फिर जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं वो भी मुस्लिम हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, उनका भी नाम गिनवा दीजिए। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे तौर पर सवाल पूछा जा रहा है, टिकट जो है वो क्यों नहीं दिए जाते? बात उसकी हो रही है, सिंपल सी बात है, उसका जवाब दे दीजिए डायरेक्ट। 101 सीट में जितनी सीटें हैं और जो जिनकी जिनकी जीत की संभावनाएं जो होती हैं, हमारे तरफ से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो उन्हीं को जाता है। अगर हमने सिर्फ कास्ट और क्रीड देख करके अगर हमने टिकट बांटना शुरू कर दिया और जीतने की उनकी संभावना है या नहीं है, या जमीनी स्तर पे क्या काम कर रखा है उन्होंने, तो ऐसे तो टिकट बंटवारा होता नहीं है, जितनी मेरी समझ है। ठीक है। बाकी तो शीर्ष नेतृत्व इसको डिसाइड करता है। ये बात ठीक है आपकी, ये बात ठीक है कि जीतने वालों को टिकट दिया जाता है, और अगर जीतने का समीकरण किसी का नहीं है तो फिर वो अलग बात है। 101 सीटें लड़ी और 89 सीटें जीती, 12 सीटें हारी। तो हो सकता है कि अगर एक टिकट दे दिया जाता तो 13 सीटें हार जाती। खैर, अब डॉक्टर खालिद रजा खान, मैं आपके पास आऊँगा। आपको क्या लगता है, रिजल्ट्स आए और मुस्लिम नुमाइंदगी भी दिख गई, तकरीबन 11 जो हैं वो मुस्लिम नुमाइंदे चुन करके वो विधानसभा पहुँच रहे हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? और क्या वाकई मतलब बिहार को ऐसा माना जाता है कि वो सियासी तौर पर ज़्यादा बेदार है, सियासी शऊर ज़्यादा है बिहारी समाज के अंदर, या बिहार के जो लोग हैं चाहे वो कोई किसी भी कम्युनिटी के हों, मुस्लिम तबके को लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? जो रिजल्ट्स आए उसमें मुस्लिम तबके का क्या रोल आप देख रहे हैं? देखिए, मुसलमानों के वोट की जहाँ तक बात है कि मुसलमानों ने हमेशा कभी भी एक जो अभी बात कर रही थी हमारी बीजेपी की जो नेत्री हैं, जो को पैनलिस्ट हैं, कि वो पहले माई समीकरण चलता था और तुम देखिए, बिहार एक ऐसी भूमि है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर आप चाहे अनचाहे, कोई इसको माने या ना माने, तमाम इलेक्शंस कास्ट इक्वेशन पर लड़े जाते हैं। कैंडिडेट्स की जीत की संभावना के साथ साथ पूरा कास्ट इक्वेशन, किस जाति के लोगों को कितना परसेंट वोट, किस जाति के लोगों का कितना परसेंट वोट है, किस जाति के लोगों को कितना परसेंट टिकट दिया जा रहा है, ये तमाम इक्वेशन वहाँ काम करते हैं। ये वहाँ की सच्चाई है। बिल्कुल तो अब उसी नज़र में, उसको नज़र में रखते हुए अगर हम बात करें तो मुसलमान को भी
एक मोनोलिथिक एक कम्युनिटी मानते हुए उनको भी तमाम पार्टियां नजर में रखती हैं ठीक है कि मुसलमानों का वोट किधर जाएगा। ये जो माई समीकरण कभी आरजेडी ने बनाया, तो माई समीकरण भी उसी का एक नतीजा था, जिसमें यादव, जाहिर सी बात है वो यादव एक जाति है जिसको लेकर समीकरण बनाने की कोशिश की गई, और मुसलमान को इन टोटो एक जाति या एक मोनोलिथिक कम्युनिटी मान के एक इक्वेशन बनाया गया। उसी तरह से आप अगर ये बीजेपी की नेत्री हैं, अगर वो इनकार कर दें कि कास्ट इक्वेशन के हिसाब से टिकट बांटे गए या नहीं बांटे गए उनकी पार्टी में भी, और मैं जनता दल यूनाइटेड को भी कहता हूं, या आरजेडी अपोजिशन के पार्टी, अपोजिशन के लोग भी हैं जो महागठबंधन के हैं, वो दिल पर हाथ रखकर बताएं, या जो टोटल जो जिस तरह का टिकट बंटवारा हुआ है, जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की गई है, क्या वो सच्चाई नहीं है बिहार की? या दूसरे प्रदेशों में उतना नहीं है, बिहार और यूपी में भी कुछ बहुत हद तक होता है, लेकिन बिहार इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पर वहां ऐसे हालात में मुसलमानों की पोजीशन, मुसलमान अपने आप को यही देखता है कि जो पार्टी, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो गठबंधन, अगर उनके जो इंटरेस्ट हैं, ये तमाम, ये देखिए जो कास्ट इक्वेशन के हिसाब से जो टिकट बांटे जाते हैं, ये इंटरेस्ट की लड़ाई है। तो इंटरेस्ट जहां पर मुसलमानों को लगता है कि उनका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनकी आबादी के हिसाब से हक मिलने की उम्मीद जगती है, तो वो वहां पर जाते हैं। अगर उनको लगेगा कि बीजेपी उनको ड्यू रिस्पेक्ट दे रही है, बीजेपी उनको उनका ड्यू हक दे रही है, जो आबादी के हिसाब से उनको थोड़ा कमोबेश जो भी है वो उनको उतना हक मिल रहा है, वो पावर में उतनी शेयरिंग मिल रही है, तो वो बीजेपी के साथ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये उम्मीद है। लेकिन बीजेपी उनको अछूत न माने, अगर उनके एक कदम वो बढ़ाएंगे तो हमें लगता है कि वो मुसलमान भी बिहार में भी 2 कदम शायद आगे बढ़ेगा। यही मेरी बात है। और M3 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुल्क, मिल्लत और मसाइल। चर्चा हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, और बात ये हो रही है कि मुस्लिम तबका वो कहाँ खड़ा है सियासी तौर पर, क्या सियासी अहमियत कम हुई है मुसलमानों की एक बार फिर से बिहार में, इस पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। ये जो बिहार इंतखाबात थे, इसमें बहुत सारे ऐसे बयान भी आए, लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन बयानों का भी बहुत असर पड़ा, चाहे वो वीआईपी पार्टी के जो हैं वो साहनी साहब हों या फिर तेजस्वी यादव, इन दोनों के बयान जो थे वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लग रहा है कि मुस्लिम तबके को नागवार गुजरे। और ख़ासतौर से अगर हम करें मुकेश सहनी की बात, तो उन्होंने कहा था हमारे पास मूवी या फिर सिनेमा के टिकट नहीं है जो हम किसी को भी दे दें, हम विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे रहे हैं या बांट रहे हैं। तो ये बात जो है, जो उनका बयान था किसी एक इंटरव्यू में, वो बयान घूमा, चारों तरफ घूमा, और उस बयान का फिर यह असर हुआ कि जाहिर तौर पर किसी कम्युनिटी के लिए अगर ऐसा बोला जा रहा है तो फिर वो उस पार्टी से या उस गठबंधन से फिर दूरी बनाएगी कहीं ना कहीं। नदीम अंसारी, आपको क्या लगता है, क्या ये जो बयानात थे, चाहे वो वीआईपी पार्टी की तरफ से हो या फिर आरजेडी के जो एक तरीके से चेहरा थे, सीएम फेस भी थे, उन्होंने एआईएमआईएम के चीफ के लिए बोला कि वो बहुत रेडिकलिस्ट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है वो एक कट्टर आदमी है, तो इन बयानात का असर मुस्लिम तबके पे पड़ा और उसका असर फिर रिजल्ट में देखने को मिला। अपनी बहन की ये बात का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि जो योजनाएं हैं उसमें हम मुस्लिम, हिंदू या कास्टिज्म नहीं, आप कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको अलाउ ही नहीं करता है कि आप किसी को कास्ट, क्रीड और रिलीजन के नाम के ऊपर आप उसके ऊपर अलग से कोई कानून लाएं। तो ये इसके लिए उनकी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो दे रही है, उनको देना उनकी मजबूरी है। अगर उनका बस चले तो शायद वो ऐसा भी कर दे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को हम एक तरीके से देखते हैं। जब इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये लोग पंक्चर बनाने वाले हैं, इनको कपड़े से पहचान लिया जाना चाहिए, ना जाने किन किन वर्ड से एक तबके को कहा जाता है। दूसरी तरफ गृह मंत्री जब आते हैं तो घुसपैठिया कहते हैं। तो अगर घुसपैठिया कहते हैं तो किसको टारगेट करते हैं? तो ये पोलराइज करना चाहते हैं, ये ध्रुवीकरण की जब पॉलिटिक्स करेंगे तो इनके यहाँ तो मुसलमान को कैसे जाएगा। दूसरी चीज, इनके कुछ योजना, इनके जो बिल इन्होंने जो पास कराए हैं या पास कराने की कोशिश ये कर रहे हैं, उसमें देखिए सीए और एनआरसी की बात कीजिए, तो उसमें सीधा जो टारगेट है शाहीन बाग और दिल्ली और बाकी जगह आपको याद होगा, तो उसमें सिर्फ एक कास्ट को, एक रिलीजन को जब आप लेकर के आइएगा तो निश्चित ही आपके तरफ से वो रिलीजन दूर होगा। आपको उस रिलीजन से
यूपी के हमारे मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। तो जब इसके बाद इनके पास एक मुद्दा बार बार ये उछालते हैं, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उनको पता है कि हिंदुस्तान का जो आईन है, उसके बाद जो हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट ले लें, साउथ चले जाएं या सेंट्रल इंडिया की बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे यूसीसी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसकी ये बात करते हैं। अब इन सारे चीजों को लेकर के आपने एक सवाल उनसे किया कि आप मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देते हैं, विनेबिलिटी की बात वो करते हैं, तो उनके यहाँ एक्चुअली वो देंगे नहीं, वो ठीक है, वो तो बात हो गई, वो जवाब दे देंगे। मेरा तो सवाल ये था कि जो महागठबंधन के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हुई, खास तौर से जो मुकेश सहनी है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जो है वो सिनेमा के या फिर जो है वो मूवी के टिकट नहीं बांट रहे हैं। ठीक है साहब, और अब बताइए, अब इस तरह की बातें होंगी और किसी कम्युनिटी को बुरी नहीं लगेंगी। तेजस्वी यादव ने एक नेता को, जिसको मुसलमान मोटे तौर पे वोट दे ना दें, लेकिन मोटे तौर पे एक लीडर मानते हैं कि हाँ भाई वो पार्लियामेंट में मजबूती के साथ आवाज़ उठाते हैं, उनको कह दिया कि वो तो रेडिकलाइज हैं, वो तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। तो ये बातें, इनका आपको लगता है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कि क्या इसका ये जो बयान थे, इन बयानों का असर हुआ? देखिए, कुछ बयानातों का असर तो बिल्कुल पड़ता है। हाँ। मैं आपको फिर एक बात याद दिला दूं कि मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन कम और मुसलमानों की क़यादत या एज ए मुस्लिम लीडर में ज्यादा यहाँ पे वोकल होकर बोलना चाहूंगा। ठीक है, सब जगह अलग अलग बातें होती है। देखिए, जब कोई एक मुस्लिम कैंडिडेट कहीं से खड़ा होता है तो उसको सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट देखा जाता है, ना कि वो किसी गठबंधन या किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट माना जाता है। जबकि दूसरे किसी भी कास्ट के कैंडिडेट अगर खड़ा होते हैं तो यही मुस्लिम तबका, यही मुस्लिम समाज उसको एज ए कैंडिडेट देखता है या पार्टी का एक कैंडिडेट देखता है। ये बात आपको बिल्कुल माननी पड़ेगी कि मुसलमान कैंडिडेट, ये भी एक एंगल है, ये भी इंपॉर्टेंट एंगल है आपका, बिल्कुल सही, बहुत बड़ा एंगल है ये। इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत अहम मुद्दा है। जमीनी तौर पे हम लोग जब जमीन पे काम करते हैं तो इन चीजों को देखते हैं, चाहे वो कोई भी लोग हो। तो इस तरीके से अगर आप मुसलमानों को देखिए, हम 17-18% हैं, जबकि सिख और बाकी लोग जो है उनकी परसेंटेज क्या है, उसके हिसाब से हमको जब आप तवज्जो नहीं दीजिएगा, मेरे ऊपर कोई भी लोग हो, जब तंज कसिएगा, किसी तरीके का बयानबाजी कीजिएगा, तो हम भी इंसान हैं, हमको भी तकलीफ लगती है, हमारी भी ख्वाहिशें हैं, हम भी कुछ उम्मीद करते हैं किसी से। तो ये आप इसको इस तरीके से अगर लेकर के चलेंगे तो उसका सही ना मुसलमान कभी आगे बढ़ेगा ना वो आपके तरफ जाएगा। बिल्कुल। मनोज लाल दास जी, ये आप भी मानते हैं क्या कि किस तरीके से जो बयानात ये आए, ख़ास तौर से आरजेडी की तरफ से और जो वीआईपी पार्टी है उसकी तरफ से, इनका असर जो है वो निगेटिव, चूंकि बात ही निगेटिव बोली गई थी, गलत सेंस में बोली गई थी, तो फिर उसका असर भी होता है। दूसरा एक बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि वोट डाइवर्ट नहीं होता, और चाहे वो जेडीयू की बात हम कर लें, चाहे आरजेडी की बात कर लें, जो कोर वोट है, और अगर मुस्लिम उम्मीदवार है तो वो मुस्लिम उम्मीदवार से कहीं ना कहीं वो एक ऐसा है कि कीप डिस्टेंस वाली बात आती है, मतलब उससे दूरी बनाते हैं, वोट किसी और को दे देते हैं, मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं देते। ये भी एक समस्या है, और इस समस्या का समाधान या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नजर आता है आपको? देखिए, ये चीज जो आप कर रहे हैं, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये सिचुएशन 1990 के आसपास शुरू हुआ था, 95-2000 के चुनाव में ये सब था। 2005 के बाद से इसमें थोड़ी सी सुधार हमको नजर आ रहे, और मुस्लिम भी अगर कोई कैंडिडेट है हमारे यहाँ से, तो कई मुस्लिमों को राज्यसभा भी भेजा गया, अभी भी आपको एमएलसी में है, टिकट भी उस समय दिया जाता था। यहाँ का जो सिचुएशन रहता था उस हिसाब से, और मुस्लिमों के लिए हमारी सरकार ने काम भी किया। नतीजा हुआ कि मुस्लिमों का झुकाव हमारे तरफ आए। अगर हमारे कोई दूसरे भी वोटर रहे हैं तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जनाब कि मुस्लिम वोट को बिहार में कोई आदमी अपनी बपोती मानते रहे। सही, पूरे शान से इस चीज को बोलते रहे हैं कि हम हैं, वो हमारे हैं। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पूर्व जो है ना, साल मुझे याद नहीं आ रहा है, गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, शायद 2018 में हुआ था, वो 2018 की बात है शायद वो।
हाँ, अब मुझे दीन बचाओ जलसा हुआ था, वो दीन बचाओ तहरीक कुछ था, वो 18 या 19 में। बहुत बड़ी मैंने मुसलमानों के यहाँ पर आए थे जी। और वहाँ जब नीतीश कुमार जी आने लगे तो उसी समय वहाँ पर लालू यादव जी आ गए पहले ही से। तो नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम वहाँ कट गया था और पूरी वाहवाही लालू प्रसाद यादव जी लूट के लेके चले। लेकिन मुसलमानों को कहाँ कुछ हो पा रहा है। मैं नहीं कहता हूँ बीजेपी टिकट नहीं देती है, छोड़ दीजिए। जदयू टिकट नहीं देती है, छोड़ दीजिए। जब 2015 में जनाब जब नीतीश जी के साथ सरकार बन रही थी तो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं अब्दुल वाहिद सिद्दीकी को बनाया गया? सही। वो तो मुसलमानों में बड़े लीडर थे, बहुत सीनियर थे। सही, सीनियर थे, बिल्कुल सही। तो ये चीज क्या मुसलमान को नहीं चलेगा क्या? मैं हिंदू हूँ, मैं कास्ट समाज से आता हूँ, हमारे टिकट काट दिए गए, तो दिन में दर्द तो छलका ही ना। सही। कुछ कास्ट तो बाहर निकलकर बीजेपी और हमारे जदयू को वोट नहीं न दिए। उनकी संख्या अगर 100 ही है तो ये 100 तो हमको घाटा हुआ ना। सही। तो आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? प्रश्न ये उठता है कि अब्दुल और अभी इनके एक नेता जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने रिजल्ट के दिन एक बयान भी दिया कि इसलिए कांग्रेस हारी, महागठबंधन हारी। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो बिहार में जो ये यात्रा पर निकल रहे थे, नीतीश कुमार जी निकल रहे थे तो उनके साथ गुलाम गौस थे या हमारे बरियावी जी थे, विजय सिन्हा जी थे, हमारे जो लोग थे उनके साथ काफिले में जा रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा थे, सही बना भी दिया था। और अभी हमारे नदीम साहब बोल भी रहे हैं, उस दिन तो बहुत तख्त के हमसे झगड़ा भी कर लिए थे कि तेजस्वी यादव के सिवा कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या किसी मुस्लिम नेताओं को लेकर तेजस्वी यादव ने इस बार घूमा है क्या? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है कि जो ठेकेदार बनते हैं किसी एक ग्रुप के या किसी एक समाज के वोटों के, और वो ही उस समाज के लीडर्स को, उस लीडरशिप को दूर रखते हैं बड़े मंचों से, तो फिर वो सवाल उठते हैं। और कुमकुम जी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, ये जाहिर तौर पर बीजेपी तो ठेकेदार नहीं बनती, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मगर सवाल आपसे भी वही है कि जो लोग ठेकेदारी करते हैं या ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, अगर वो ही बेरुखी अपनाएंगे और बेरुखी के साथ जो है वो मुस्लिम तबके के साथ रवैया अपनाएंगे, स्टेज पर उन्हें प्रॉपर जगह नहीं देंगे, फिर बयानात ऐसे आएंगे कि ये कोई मूवी का टिकट थोड़ा ही है, या उनको रेडिकल बताएंगे उनके किसी लीडर को, और फिर ठिकरा जो है वो फोड़ देंगे वो ईवीएम पर या दूसरी चीज़ों पर। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि एक समाज के ठेकेदार बनते हैं मगर उन्हें प्रतिनिधित्व देने में वो खुद पीछे रहते हैं, उन्हें अपने साथ बैठाने में भी हिचकिचाते हैं? इन्होंने कहा अभी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, संवैधानिक आधार पे हम उनको मतलब रोक नहीं सकते, हमको उनको देना होगा। मतलब बता रहे हैं हमें मतलब आंख दिखा रहे हैं, और संविधान के आधार पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल ही चलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि आप हमें अधिकार दीजिए, लोहिया ने लिखा है, मैं काफी इन लोगों को पढ़ती हूँ, कि मुस्लिम एक मुश्त वोट करता है, जिसको भी करता है एक मुश्त करता है, वो फ्रेगमेंटेड नहीं होता है। तो आपका भी तो हमारे में विश्वास दिखाना जरूरी है। आप क्या चाह रहे हैं, पहले हमें दो फिर लो? नहीं, लेकिन ठीक है, वो लिखा है और ऐसा बहुत जगह होता भी है, लेकिन क्या बिहार में ऐसा हुआ? अगर ऐसा होता, हाँ मैडम मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा, मैं उसका वो कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता बिहार में तो फिर AIMIM 5 सीटें कैसे जीतती, और फिर JDU को वोट कैसे मिलते, फिर RJD को, कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को वोट कैसे मिलते? मुस्लिम वोट भी बिखरता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सच है, ये बात सच है कि बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम तबके ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है, जिसका उसको नुकसान होता है, और वो ये है कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। वैसा शायद उसे नहीं करना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि ऐसा करने से उन्हें क्या नुकसान होगा। वही बात में, हाँ, ये वही कह रही हूँ मैं कि ये आपको सोचने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ। हमने खुले दिल से आपका स्वागत किया है, हमारे
आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं, उन्होंने भी कहा है कि पूरा देश जो है वो हिंदू है, हम तो आपको पूरे हृदय से स्वागत कर रहे हैं, आपने हमें नकारा है। हाँ, बतौर हिंदू आप स्वागत कर रहे हैं। नकारा है। अब हम सभी लोग हैं, इस देश के वासी हैं सबसे पहले। हाँ, हिंदुस्तानी है भाई, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। बाकी यहाँ का आईन इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने मतलब मजहब के मुताबिक अपने जो है वो चीजें करें, अपने नाम रखें, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और अगर मोहन भागवत इस बात को कहते हैं कि सब हिंदू हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात उनकी आईन के 100% खिलाफ है। कोई हिंदू नहीं है, हिंदुस्तानी है, हिंदू कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ सब अपने अपने मजहब के हैं। जो सिख है वो सिख है, जो ईसाई है वो ईसाई है, जैन है तो वो जैन है, मुसलमान है तो मुसलमान है, हिंदू है तो हिंदू है। इसमें सबको हिंदू कहने की मुझे लगता है जरूरत नहीं, हिंदुस्तानी जरूर कहा जा सकता है, हिंदुस्तानी जरूर कहा जा सकता है। डॉक्टर खालिद रजा, मैं मोहन भागवत के वक्तव्य के साथ हूँ, मैं अपने ठीक है, ठीक है, आप रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबको आजादी है बोलने की, कहने की, सुनने की, देखने की, बिल्कुल ठीक है। हमने जब घुसपैठियों की बात करी तो घुसपैठियों की बात करी, सीए एनआरसी की बात करी, क्योंकि उसके आधार पे नीतियां बनती हैं। तो सबसे पहले उसका विरोध किसने किया और क्यों विरोध किया? तो ये एनआरसी जो है वो एक रजिस्टर है जिसमें मेंटेन होगा कि कितने लोग हैं। बाहर से आपको भी पता है कि बांग्लादेश और दूसरा जो भी हमारा बॉर्डर लगता है, वहां पे किस तरीके का घटनाक्रम देखने और सुनने को मिला है। ठीक है, ठीक है, मगर यहाँ पर फिर वो सवाल की सरकार में, हाँ ठीक है मैडम, बात ठीक है आपकी। मोदी जी की सरकार में आज जो टेररिज्म की घटनाएं हैं, वो पहले तो ऐसे टूटता था मुंबई और दिल्ली, और आज भी मुझे सरोजनी नगर का घटनाक्रम याद है कि घर से फोन आता था कि कहाँ हो, सेफ हो या नहीं। हर जगह पे हो रहा है। किनको जाता था ये सारा का सारा? किनके उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, कौन कौन से लोग नहीं आए, कसाब आए, कौन आए? अब तो आप सीए एनआरसी के साथ क्यों नहीं हैं आप? मेरा तो ये प्रश्न है। आपको तो ये खुले दिल से सपोर्ट करना चाहिए था। अगर भारतीयता की अगर आप लोग उस चीज को मानते हैं, हिंदू को मानते हैं, हिंदुस्तान को मानते हैं, तो आप आइए सीए और एनआरसी के साथ, उसके पक्ष में आप अपनी आवाज। मुझे लगता है मैडम, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, बहुत सारे नए कानून बने, और जब भी कोई कानून नया बनता है उसका ये होता है कि अपोजिशन या फिर कुछ एक ग्रुप जिनके ऊपर उसका सीधा असर पड़ता है उसका विरोध करते हैं, और विरोध करने का उनके पास हक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एंटी नेशनल हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, किसान आंदोलन हुआ यहाँ पर। किसान आंदोलन किस लिए हुआ? किसानों के हुकूमत तो ये कह रही थी, एक बार सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए आप, प्लीज सुनिए, आप सुनिए ना, अरे भाई आप सुनिए, कुमकुम जी आप सुनिए प्लीज, आप प्लीज सुनिए, ऐसे नहीं होता। किसानों के लिए हुकूमत कह रही थी कि हमने बहुत अच्छे जो है कानून बना दिए हैं, और 700 से ज़्यादा लोगों की मतलब जो है वो शहादत हुई, और फिर हुकूमत को कानून बदलना पड़ा। उसके बाद 2024 में एक नया कानून लेकर के आई यातायात नियमों का। नितिन गडकरी जी की मतलब जो है जो मिनिस्ट्री है वो लेकर के आई यातायात नियमों का। पूरे देश में ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने चक्का जाम किया और उस कानून को होल्ड कर दिया गया। तो क्या वो एंटी नेशनल थे सारे ट्रांसपोर्टर्स या सारे ड्राइवर? क्या किसान एंटी नेशनल थे? तो किसी कानून की मुखालफत करना या उसमें संशोधन की बात करना, ये कहां से एंटी नेशनल हो जाता है? मुझे समझ में नहीं आती ये बात। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात और, 11 साल से ज्यादा हो गए मरकज में हुकूमत है एक मजबूत लीडर की जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। अगर उनके रहते हुए भी इलीगल तरीके से लोग अंदर आ रहे हैं सरहदों से, तो ये समझने की बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मुल्क मिल्लत और मसाइल में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुल्क मिल्लत और मसाइल। चर्चा कर रहे हैं बिहार असेंबली इंतखाबात के रिजल्ट्स पर, और बात हो रही है कि मुस्लिम तबका कहाँ खड़ा है, सियासी तौर पर वो क्यों कमजोर हुआ है। डॉक्टर खालिद रजा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो बातें हैं भाई, किसी को भी मतलब जो है वो बता देना कि भाई आपने इस कानून का साथ क्यों नहीं दिया, उस कानून का साथ क्यों नहीं दिया, इसका क्या मतलब है? हर किसी को आईनी हक है कि वो किसी कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, तो वो एंटी नेशनल कैसे हो जाता है? ये बात मुझे समझ में नहीं आती आज तक। किसी कानून का विरोध करना या संशोधन की डिमांड करना, ये कहीं से भी एंटी नेशनल नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको हक दिया हुआ है, सबका अधिकार है कि वो अपनी बातों को रखे। अपनी बातों, अगर उस बात से सहमत नहीं है तो उसको अपनी असहमति जताने का ये संवैधानिक अधिकार है उसको। और इसको सरकार भी मानती है, वरना सीए एनआरसी या किसान आंदोलन जो हुआ उसको पूरी तरह से सरकार रौंद देती, क्योंकि ये अधिकार है संवैधानिक। इसलिए सरकार ने विरोध करने, धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी, और सरकार ने उस पर कुछ वैसी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान सरकार भी समझती है कि संविधान में क्या प्रावधान है।
बिल्कुल। तो उसके तहत वो तमाम तरह के जो जिन जिन विरोध प्रदर्शनों का या जिन जिन कानून की का विरोध करने का आपने अभी थोड़ी देर पहले तज़किरा किया, वो तमाम हुए। और जहां पर जरूरत महसूस हुई, आवाम को लगा, सरकार को, कि यहाँ पर जिस तबके के लिए या जिस ग्रुप के लिए वो कानून लाया जा रहा है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो उससे खुश नहीं है, तो सरकार ने उसको वापस भी लिया, रोल बैक किया। जो उदाहरण आपने दिया हाल के दिनों के, वो 2 उदाहरण हैं। तो उसी तरह से CAA NRC पर डॉक्टर खालिद साहब, उससे पहले कितने सारे ऐसे कानून है जो यूपीए हुकूमत ला रही थी, संशोधन कर रही थी, उसकी मुखालफत बीजेपी कर रही थी और बीजेपी के वर्कर्स कर रहे थे, तो क्या वो एंटी नेशनल हो गए थे? नहीं, बिल्कुल। किसी भी कानून का या किसी भी बात के में पर असहमति जताना वो कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है, कहीं से भी राष्ट्रद्रोह नहीं है, कहीं से भी वो ये तो क्योंकि संविधान में अधिकार दिया हुआ है। वरना ये NRC हो या वही मैं बात बोल रहा या किसान आंदोलन हो, उसको सरकार अगर संविधान के अगेंस्ट होता, संविधान के विरोध में होता, तो सरकार पूरी तरह से या कानून या पुलिस उसको पूरी तरह से उन विरोध प्रदर्शनों को रौंद देती। लेकिन चूंकि ये प्रावधान था, इसलिए CAA NRC का भी इतना लंबा विरोध प्रदर्शन चला और सरकार उस दौरान लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश थी कि हमारी बातें भी सुनी जाएं। सरकार को अपनी बातें सुनाने के लिए वो विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि हमारी बातें जो हम जो सोचते हैं वो भी सुनिए। अगर सरकार उसको सुनकर फिर संशोधन करती है या कोई नया कानून लाती है, तो ये सरकार के देश के हित में भी होगा। कि दिक्कत कहां पर है, क्योंकि सरकार सारे फैसले जो ले रही है वो सरकार सही फैसले ले रही है, ये कभी किसी भी सरकार में नहीं होता। ठीक है। क्योंकि सरकार जो फैसले ले रही होती है, जो ग्रुप है जिससे संबंधित, वो जो संबंधित ग्रुप है या संबंधित कानून जिन लोगों को अफेक्ट कर रहा है, अगर उनकी बातें नहीं सुनेगी सरकार, तो फिर उस कानून का कोई मतलब नहीं है। सरकार केवल कानून बनाने के लिए नहीं है, वो जनता के सरोकार के लिए है। ठीक है। ये भारत जो है वो वेलफेयर स्टेट है। जो लोगों के वेलफेयर का ख्याल नहीं करना, केवल कानून बना देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत नहीं देता है। तो तमाम तरह की जो CAA NRC हो, जो ट्रांसपोर्टर्स का जो विरोध प्रदर्शन था, किसान का था, उन तमाम लोगों ने जो किया उसमें सबका ये संवैधानिक अधिकार था, तभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नदीम अंसारी साहब, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि हर एक सूबे का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अलग है, डेमोग्राफी अलग है और सियासी समझ भी अलग है। तो ये जो मुस्लिम तबके के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम लोगों को नज़र आती है, हालांकि आप चूंकि कांग्रेस से हैं तो शायद आप उस बात से एग्री नहीं करेंगे, मगर ये बात अक्सर कही जाती है कि मुस्लिम तबका वो सिर्फ एक ही चीज़ को जहन में रखता है और वो है कि बीजेपी को कैसे हराना है। बीजेपी को हराने की सारी जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर ले लेता है और उसका नुकसान फिर उसे सियासी तौर पर भी उठाना पड़ता है, सामाजिक तौर पर भी कई बार उठाना पड़ता है। आप इसको कैसे देखते हैं? चूँकि एक बहुत बड़ी जमात है, उसके जो चीफ हैं वो इस बात को कहते हैं अक्सर, और ये बात मेरा ख्याल के सबको समझ में आती है कि किसी भी जमहूरी निज़ाम में, किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था में कोई एक समाज किसी एक पार्टी के लिए अपने दरवाजे बंद कर ले, ना तो ये ठीक है और ना ही ये ठीक है कि कोई एक पार्टी किसी एक समाज को अलग थलग करने की कोशिश करे। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी का कोड ऑफ कंडक्ट है, उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग अगर रहेगा, उनको देखिए कि आप 6 दिसंबर की बात कर लें, आप गोधरा की बात कर लें, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अगर किसी कम्युनिटी के खिलाफ आपका ये रवैया रहेगा तो आप कैसे उससे उम्मीद करेंगे कि वो कम्युनिटी आपके तरफ आए? अभी बात हो रही थी तो बहन कुमकुम जी ने ये कहा कि उनको करना होगा तब हम करेंगे, तो इसका मतलब कि आप ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमान पहले आपको वोट दे फिर आप उसके लिए कुछ कीजिएगा। दूसरी चीज है, बार बार अभी ये बात हो रही थी कि एंटी नेशनल या फिर इसको कह दिया जाए कि कम्युनिज्म में, ये अलग तरह की बात करता है। तो बताइए, जब सरदार पटेल जी ने RSS के ऊपर बैन लगाया था तो सरदार पटेल जो कि वो एंटी नेशनल कह सकते हैं, ये तो कह देंगे। उस वक्त भी तो RSS के लोग तो खिलाफ किए होंगे ना। जो लोग बैन के सपोर्ट में थे वो तो थे ही, लेकिन जो बैन के अगेंस्ट में उस वक्त जो लोग थे वो तो वही काम कर रहे थे ना, जो CAA और NRC और बाकी जो बिल लाए जाते हैं उस वक्त मुसलमानों का रवैया होता है या दूसरे लोगों का रवैया होता है। आपने ठीक बात किया, किसान की बात की, आपने बाकी लोगों की बात की। आप आइए IT, जब
कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात स्वर्गीय राजीव गांधी जी कर रहे थे, तो उस वक्त वही अटल बिहारी वाजपेयी बैल से संसद में जाया करते थे, तो वो भी विरोध किए थे। तो लोकतंत्र में विरोध करने को आप एंटी नेशनल अगर नाम देते हैं, ये तो आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। जब कभी भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी कानून लाई जाएगी, जो किसी तबके को, न केवल मुसलमान को, किसी भी तबके को अगर वो नागवार गुजरेगा, तो आईन और संविधान इस बात की उसको इजाजत देता है तो वो खुल के मुजाहिरा करे, लोकतंत्र है। हम बिल्कुल उसके खिलाफ जाएंगे। अगर ये नहीं होता तो संसद में जेपीसी क्यों बनाई गई? ज्वाइंट पार्लिया कमेटी इसीलिए बनाई गई कि अगर कुछ सांसदों का एक बिल से कुछ अलग उनका इख्तिलाफ है, अलग रवैया है, अलग सही बात है, वो अपनी बात कह सके, रख सके, जेपीसी में जाएगा। बिल्कुल सही। जेपीसी में जाने के बाद वही बात होती है कि सब लोगों का सुना जाएगा, फिर उससे जो चीज को तरमीम करने की होगी। अब आइए, बार बार कहा जाता है घुसपैठिया। घुसपैठिया अगर 11 साल से इनकी सरकार है केंद्र में, तो घुसपैठिए अगर आज भी आ गए हैं या आए हैं, तो ये इनकी नाकामयाबी है, इनके तंत्र की नाकामयाबी है। सही। अभी ये लोग बम ब्लास्ट की बात करते हैं, लाल किला की बात अभी हफ्ता दिन भी नहीं हुआ लगभग, उसकी बात तो ये नहीं करेंगे। पुलवामा में 300 केजी आरडीएक्स चला आता है, हमारे कई जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि वहां के गवर्नर से लेकर के बाकी लोगों ने किन किन चीजों को कहा है, तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं किया। पुलवामा में जो हो जाता है उसके ऊपर कोई सवाल ये नहीं होता है, वो क्या कांग्रेस की चूक थी कि नेहरू जी की गलती थी? अब इनको जब बात आप कीजिएगा, तो जब कभी भी पहले पाकिस्तान से बात की जाती थी, तो यही एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जो कहते थे खून और खेल एक साथ नहीं चलेगा। आज तो चल रहा है, उससे भी एक कदम आगे बढ़ करके ये तालिबान को अपने यहाँ ला करके उनसे बातचीत कर रहे हैं। अगर सोचिए कि ये कांग्रेस की सरकार होती और वो तालिबान को किसी मतलब डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल या फिर एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हिसाब से भी अगर उसको बुलाया जाता, तो ये बीजेपी वाले आसमान को सर पे उठा के बैठे होते। तो इनके पास अपने तरीके से ये काम जो कर दे वो बिल्कुल सही है। और सीए एनआरसी का ये कार्य क्यों विरोध करे, क्यों ना करे? हमारा आईन कहता है कि कोई भी कानून आप किसी कास्ट या मजहब या ग्रीड या रिलीजन या स्टेट को देख करके आप नहीं बनाते। आपने उसमें सबको कहा कि हम सबको यहाँ की नागरिकता, यहाँ का आपको सिटीजनशिप देंगे, लेकिन मुसलमान को आप क्यों नहीं देंगे? तो इनका एक अलग रवैया था। ठीक है, तो जो चीज गलत है उसको गलत कहा जाएगा। मनोज लाल जी, ठीक, मनोज लाल दास जी, आपके पास मैं आऊंगा। देखिए, घुसपैठिए वाला जो मुद्दा है वो बड़ी मतलब मजबूती के साथ, बड़े जोर शोर के साथ उठाया गया। प्राइम मिनिस्टर भी लगातार बोले, होम मिनिस्टर भी बोले, दूसरे लोग भी बोले। हालांकि जेडीयू की तरफ से इस तरह के बयानात नहीं आए, मगर उस गठबंधन का आप जो है वो हिस्सा थे जिसकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था घुसपैठिया घुसपैठिया, और घुसपैठिया का मतलब मुसलमान, सीधे तौर पर वही कहा जाता है। ठीक है साहब, क्या आपको लगता है कि ये घुसपैठिया किसी कम्युनिटी को कहे ना, और वो मतलब वो भी चुनाव के वक्त, तो उस कम्युनिटी को एक तरीके से आइसोलेटेड करने की कोशिश है, अलग थलग करने की कोशिश है? उस बात को सुन करके दूसरे समाज के लोग सोचते हैं कि क्या ये मतलब जो अपना पड़ोसी है उस पर भी शक करने लगते हैं कि क्या कहीं ये तो घुसपैठिया नहीं है? तो आपको लगता है कि एक समाज की इमेज खराब होती है, और उस इमेज का नुकसान जो है फिर वो हर लेवल पर उठता है, वो सियासी तौर पर भी उठता है, सरकारी लेवल पर भी उठता है, हर जगह उठता है, मतलब जो है उसको फिर नुकसान होता है? हमारे विचार से जी, इन सब बातों पर किन्हीं को नहीं बोलना चाहिए, जो अपना काम है काम करना चाहिए। लेकिन देखिए, एक चीज होता है, आपने देखा होगा जी, अभी हाल की जो घटना है, जो कई यहाँ मेट्रो स्टेशन के पास जो बम विस्फोट हुए, उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए, हाँ, उन लोगों के प्रति जो भी पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं उनका कहीं से कोई ज्ञान नहीं आता। आपने देखा होगा कि मणिपुर की घटना पर लोग उछल उछल कर बयान दे रहे थे, लेकिन बंगाल में जब घटना हुई तो लोग चुप हो गए थे। बांग्लादेश की घटना पर चुप हो गए। जी, मैं ये कह रहा हूं ना कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा, अगर घुसपैठिए हैं तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसको चिन्हित करें और निकालें, उसको गिरफ्तार करें, बाहर निकालें। और कहीं गिरफ्तार भी हो रहे हैं। हाँ। वो भी है कि कहीं कहीं हो रहे हैं, वो अपना कोर्ट कचहरी का मामला है, वहां पर वो प्रपोज करें। लेकिन
आपके राष्ट्र हित में देखते हुए, आप चूंकि मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह तो रहे राष्ट्रहित हैं, तो पहले है, राष्ट्रहित पहले है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, पहले राष्ट्रहित की बात होनी सही, चाहिए, बिल्कुल सही। तो इन सब सवाल पर दोनों घरे, मैं बड़ा बेबाकी से बोलता हूँ, हाँ, क्योंकि आप पहली बार मेरे साथ यहाँ हैं डिबेट में, हाँ, आपके यहाँ के और लोग हैं, तो जहाँ हमारी सरकार की भी जहाँ गलती रहती थी, नहीं अच्छा है, अच्छी बात है, बेबाकी से और सच्चाई से बोलना चाहिए, बिल्कुल सही। मैं कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि अपनी सरकार के पास इस आवाज को पहुंचाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये अच्छी बात है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पर बातें हो रही हैं, वो जो सिस्टम है, जो सिस्टम को चलाने वाले हैं, जिनके हाथों में पावर है, बात वहां तक पहुंचे ताकि इंसाफ हो तमाम लोगों के साथ और नाइंसाफी ना हो। मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर खालिद रजा खान, देखिए बहुत सारी बातें और हुई हैं यहाँ पर। प्रशांत किशोर के भी कुछ बयानात हैं जिन्हें मतलब जो है जिनका जिक्र करना ज़रूरी है, और वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी से डरिए मत। बीजेपी का डर दिखाया जाता है आपको, बीजेपी से डरने के बजाय आप इस्लाम की तालीमात पर चलिए और अपना लीडर चुनिए, लीडर चुनने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आपको सियासी तौर पर नुकसान होगा। एग्जैक्ट मैं बयान भी बता दूं आपको, बयान जो वो दे रहे थे, वो कहते बीजेपी से मत डरिए बल्कि अल्लाह से डरिए और इस्लाम के बताए रास्ते पर चल कर के अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर आप सियासी समझदारी नहीं दिखाएंगे तो जालिम हुक्मरान आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये बात कही उन्होंने, जो उन्होंने बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है, इससे मैं इनकार नहीं करता कि तमाम कम्युनिटीज़ को अपना लीडर चुनने का हक है, तमाम, और किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बातें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं और इससे सीख लेने की भी ज़रूरत है। लेकिन मामला जो पॉलिटिकल इक्वेशन का है, मौजूदा माहौल में, मौजूदा जो हालात हैं, जो देश की स्थिति है, देश में जिस तरह के पॉलिटिकल इक्वेशन चलते हैं, उसमें वो प्रशांत किशोर कहाँ पर फिट बैठ रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, तो वो अब किस तरह की लीडरशिप दे पाए, वो कितने मुसलमानों को जोड़ पाए, वो पॉलिटिकल रिलेवेंस उनका कितना रहा, ये सब ये नतीजे भी बता रहे हैं। या फिर जैसी उन्होंने पदयात्रा की, उस पदयात्रा का क्या इम्पैक्ट पड़ा, किन किन कम्युनिटीज ने उनका इम्पैक्ट लिया, उनसे उनका असर लिया। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। सिर्फ प्रीच कर देने से नहीं होता है कि सिर्फ उसको कि प्रीच कर दिया, किसी कम्युनिटी को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए एक खास कंटेक्स्ट में किसी बयान को दे देने के बाद कि वो उसको अपनी तरफ लाया जाए या किसकी तरफ ले जाया जाए। सही। तो जी, ये बहुत किसकी, ये इशारा किसकी तरफ है, वो बयान किस कंटेक्स्ट में दिया गया, तो वो इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। सिर्फ एक बयान को हमको लेकर के कि उन्होंने ये बयान दिया, उस बयान पे पूरी की पूरी एक कम्युनिटी वो उस बयान पर ही चलना शुरू कर दे, तो उसके पास ऐसे हजारों बयानात हैं तमाम कम्युनिटी के पास। उनके जो आदर्श लीडर हैं, उनकी जो आदर्श किताबें हैं, जो धार्मिक किताबें हैं, उनसे वो बहुत सारा कुछ सीख ले सकते हैं। लेकिन मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में वो कहाँ पर कितना रिलेवेंट बैठ रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको शायद प्रशांत किशोर भी समझ नहीं पाए और उनका बयान, मुझे लगता है कि उससे सीख तो लेने की जरूरत है, लेकिन वो खुद इररिलेवेंट हो गए हैं। इन तमाम बयानों के बावजूद पॉलिटिकली वो इररिलेवेंट हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, और शायद वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे भी कि आगे उन्हें क्या करना है, क्योंकि वो पहले ही लिख करके दे चुके थे कि अगर मेरी सीटें इतनी नहीं है मेरी पार्टी की तो वो सियासत छोड़ देंगे। अब देखना होगा बहरहाल, मगर बातें तो उन्होंने कही और उनकी बातों को जो है कहीं ना कहीं डिस्कस करना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो बहुत मतलब अहम थी और जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी था। वो ठीक है, वो उनकी पार्टी की रिलेवेंसी कितनी है कितनी नहीं, वो अपनी जगह है। नदीम अंसारी साहब, आप कैसे देखते हैं, एक लीडरशिप की बात हो रही है कि मुस्लिम तबके से शिकायत ये रहती है कि वो अपना कोई एक लीडर नहीं चुन पाता और अपने लीडर को नहीं चुनने का खमियाजा भी उसे भुगतना पड़ता है। इस बीच एक और नई बात आती है कि अपनी क़यादत अपनी क़यादत अपनी क़यादत। तो ये अपनी क़यादत है क्या, मतलब इसको कैसे समझाएंगे? पॉलिटिकल पार्टीज को या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, अगर इसको छोड़ दे तो अब मुसलमानों के पास एक ऐसा वक्त उनके सामने आ खड़ा है कि उनको सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा
कि इस मोड़ पे, जिस चौराहे पे आज हम खड़े हैं, वहां से हमको किस ओर जाना है। हम बीजेपी के ऊपर इल्जामात लगा दें, हम किसी और कांग्रेस के ऊपर इल्जामात लगा दें, तो इससे हमारे मसाइल कम नहीं होते, हमारे मसले हल नहीं होते हैं। इसलिए एज ए मुसलमान मेरा ये मानना है कि हम मुसलमानों को सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। इन कमियों की वजह से बाकी लोगों से हम पीछे चले जा रहे हैं। हाँ। मैं एक बार फिर उधर आपको ले जाऊंगा कि चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिज्म हो, या बाकी और लोग हो, या इवन आप बात कर लीजिए कि उनके सहनी की बात हम करते हैं। हाँ। तो जो 0.2%, 1%, आधा परसेंट के जो लोग हैं, वो लोग अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अपना एक दबाव बना सकते हैं, तो हम 17-18% जो लोग क्यों नहीं बना सकते, ये क्यों नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे पहले जो जिम्मेदारी है, हाँ। वो हमारी कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी बनती है कि देखिए, बहुत खुल करके मैं आपसे बात करूं तो हम लोगों की कम्युनिटी अपने लोगों को के ऊपर एतमाद नहीं करती है, उनको पुश करने के बजाय उनको पुल करती है। तो जब तक ये चीज हम चलेंगे, आप दूसरे कम्युनिटी में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दूसरे कम्युनिटी में आप जाकर के आप कह रहे हैं कि सीखने की जरूरत है। अनुज लाल जी, क्या कुछ आपका एक तरीके से सजेशन रहेगा कम्युनिटी को, और सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी? हम जो समझते हैं ना जी, कि अभी भी मुस्लिम समाज में एक चीज की बहुत कमी है, जिसका कि नाम है शिक्षा। और इससे भागदौड़ की जिंदगी में और जिस तरह से डिजिटल वर्क हो चला है, हाँ। इसमें शिक्षा का अभाव होना, हाँ। बहुत कुछ मायने सिखाता है। सही। गरीबी तो है ही है इस समाज, हाँ। में, हाँ। लेकिन उसका हम रोक सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। बिल्कुल सही। अगर मैं हमारे विचार से, अगर ये समाज के कितने भी, देखिए एक चीज तो मैंने देखा है इस समाज से, हाँ। कि वहाँ के लोग जो कोई बाहर रहते हैं, वह शायद रमजान के मौके पर साल भर का कुछ भेजते हैं, हाँ, ज़कात निकालते हैं। हाँ। वो हमने कई लोगों को देखा, कई हमारे अच्छे मित्र भी हैं, हाँ। दुबई में है, तो वो लोगों, तो उन लोगों को चाहिए, ऐसे लोगों को चाहिए कि उसको इकट्ठा करके तालीमी इदारे खोलें, ताकि समाज जो है वो शिक्षित हो सके, तालीमी याफ्ता हो सके। बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त की कमी है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं तमाम मेहमानों का। और जाहिर तौर पर मुस्लिम तबका, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि सियासी तौर पर बेदार तो है, मगर उसे और ज़्यादा बेदार होने की ज़रूरत है। सियासी समझ को और ज़्यादा पैदा करने की ज़रूरत है, और वो तालीम से आएगी, माहौल से आएगी, और माहौल को और हालात को समझने की भी बेहद ज़रूरत है। बहरहाल, मैं तमाम मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।